नहीं समझ में आया? सेविंग, सेविंग क्या होती है? पैसे बचाना। दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एबिलिटी से। अगर दोनों चीजें हैं तो हाउस होल्ड पैसा बचाएगा, अदरवाइज नहीं बचाएगा। देन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, उस पैसे को बचाकर गुल्लक में बंद करके मत रखो, उस पैसे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जमा कराओ, बैंक में दो, तभी तो बैंक के पास पैसा आएगा और बैंक उस पैसे को प्रोड्यूसर को दे पाएगा, प्रोड्यूसर उस पैसे से मशीनरी खरीद पाएगा और इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन मतलब कुछ भी नया करना, नया काम करने का तरीका, नया प्रोडक्ट, नया फीचर, नई क्वालिटी, नया कलर, कुछ भी नया करते रहोगे तो आप बिजनेस में आगे बढ़ते रहोगे, अदरवाइज बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओ। ठीक है, कल वाला टॉपिक क्लियर है? कल अपन ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल। कौन सी तरीके की कैपिटल थी बच्चों? इंडिविजुअल, सोशल। ठीक है, क्या टेंजिबल? टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हो, आज मैं इस लैपटॉप को छू सकती हूँ तो ये मेरी टेंजिबल कैपिटल है। तो कोई डिफरेंस कंसेप्ट का मतलब मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, लाइन में इंटेंजिबल दे रखा है कि जिसको टच नहीं कर सकते वो दे रखी है लाइन। Tangible capital can be perceived by senses, whereas intangible capital is in the form of certain rights and benefits which cannot be perceived by senses. Tangible capital जिसको छू सकते हो, whereas intangible capital जिसको नहीं छुआ जा सकता। ठीक है स्वानी, आगे बढ़े बच्चों। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ relationship between physical input and physical output। फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में रिलेशनशिप बताया जाता है। मतलब अरे ध्यान दो, यहाँ मैं बोलती हूँ कि 2 मशीन और 5 लेबर मिलकर टोटल 50 यूनिट्स बना पा रहे हैं। ये मशीन और लेबर तो क्या हो गया? इनपुट, और इससे आउटपुट कितना जनरेट हो पा रहा है? 50। तो यहाँ हमेशा प्रोडक्शन फंक्शन में बात करी जाती है, प्रोडक्शन फंक्शन में बात करी जाती है L, K। L का मतलब लेबर, K का मतलब कैपिटल और Q का मतलब आउटपुट। कि लेबर और मशीन मिलकर टोटल कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट की बात करी जाती है, उसकी मॉनेटरी टर्म्स में, उसकी इकोनॉमिक टर्म्स में क्या वैल्यू है उसकी बात नहीं करी जाती। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती कि 2 मशीन 50,000 की आई और 2 लेबर के मेरे को 20,000 देने पड़ रहे हैं तो उससे मेरा 40,000 का सामान बनकर आ रहा है। कभी भी आप रुपए की टर्म्स में, इकोनॉमिक मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं करते हो।
तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में रिलेशनशिप बताया जाता है, ना कि इकोनॉमिक इनपुट टू इकोनॉमिक आउटपुट में यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं बताया जाता है। इनपुट का मतलब यहाँ दोनों माने जाते हैं, लेबर भी और कैपिटल भी, और आउटपुट मतलब आप कितना यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अपन जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे बच्चों को दो टर्म्स में पढ़ेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे शॉर्ट पीरियड में, एक अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग पीरियड में। शॉर्ट पीरियड मतलब टाइम आपके पास कम है, टाइम कम है तो अगर मुझे फिर भी आउटपुट इंक्रीज करना है तो मैं लेबर की सप्लाई तो बढ़ा सकती हूँ, बट क्योंकि इतना कम टाइम है तो कैपिटल या मशीन को मैं चेंज नहीं कर सकती। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑर्डर आ गया, मैं 50 यूनिट्स बना रही थी, कितना, 2 मशीन और 5 लेबर मिलकर टोटल कितना यूनिट्स बना रहे थे, 50। मेरे पास ऑर्डर आ गया, उनको कितनी यूनिट्स चाहिए, 150 यूनिट्स चाहिए विद इन 3 डेज। 3 दिन के अंदर उनको कितनी चाहिए, 150 यूनिट्स चाहिए। अब 3 दिन में मैं नई मशीन तो नहीं खरीद सकती, नई मशीन खरीदने के लिए पहले मशीन देखना पड़ता है, उसका इंस्पेक्शन, फिर उसका रजिस्ट्रेशन, फिर उसको खरीदो, उसके लिए इतना सारा पैसा बटोरो, उसको दो, फिर वो मशीन चलकर आएगी, फिर उसका इंस्टॉलेशन होगा, बहुत समय खर्च होता है। 3 दिन के अंदर आप नई मशीन अरेंज नहीं कर सकते। तो 3 दिन के अंदर मैंने क्या कर दिया, 10 लेबर, मैंने लेबर को बढ़ा दिया अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो शॉर्ट पीरियड वो समय होता है, वो टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर आउटपुट आपको इंक्रीज करना है तो आप लेबर की सप्लाई तो बढ़ा सकते हैं, बट मशीन की सप्लाई को चेंज नहीं किया जा सकता। तो लेबर तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर होता है, वेरिएबल, और मशीनरी यहाँ पे कौन सी फैक्टर होती है, फिक्स। फिक्स मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वेरिएबल मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है। तो शॉर्ट पीरियड में एटलीस्ट 1 फैक्टर फिक्स्ड होता है, कम से कम एक फिक्स होता है, एक से ज्यादा भी फिक्स हो सकते हैं। आपका टाइम पीरियड इतना कम है तो आपकी मशीन क्या रहेगी, फिक्स। आपकी जो लैंड जिसमें प्रोडक्शन करते हो वो क्या रहेगी, फिक्स। आपकी जो बिल्डिंग है, 3 दिन में अपन नई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते तो वो क्या रहेगी, फिक्स। तो एटलीस्ट शॉर्ट पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कम से कम एक फैक्टर तो फिक्स्ड होता है और बाकी सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। कम से कम एक फिक्स मतलब एक से ज्यादा भी आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हो सकते हैं शॉर्ट पीरियड में, और वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ लेबर होता है। उस पीरियड को क्या कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब टाइम पीरियड आपके पास सफिशिएंट इनफ है, मुझे जो आउटपुट इंक्रीज करना है वो 2 सालों के बाद इंक्रीज करना है, तो 2 इयर्स में मैं आराम से मेरी मशीन को भी बढ़ा सकती हूँ, 2 इयर्स में मैं जितने भी लेबर चाहे उतने भी मैं इंक्रीज कर सकती हूँ, मैं नई लैंड भी खरीद सकती हूँ, नई बिल्डिंग भी बना सकती हूँ, 2 इयर्स में सब कुछ चेंज कर सकती हूँ। तो लॉन्ग पीरियड वो समय होता है जहां सारे के सारे फैक्टर्स कौन से होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। तो प्रोडक्शन फंक्शन अपन दो टर्म्स में पढ़ेंगे, तो शॉर्ट पीरियड और एक लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कम से कम एक फैक्टर तो फिक्स्ड होना चाहिए, कम से कम। एमसीक्यू में वो पूछ लेता है कि एक ही फिक्स्ड होगा या कम से कम एक फिक्स्ड होगा, तो कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होना चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल हो सकते हैं। लॉन्ग पीरियड में सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। अपन इन दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस। फिक्स्ड फैक्टर में दिमाग में रखना मशीन, मैं शॉर्ट पीरियड की बात कर रही हूँ। वेरिएबल फैक्टर में दिमाग में रखना लेबर। फिक्स्ड फैक्टर, इसकी एप्लीकेशन डज नॉट चेंज with the change in level of output, with the change in level of output। फिक्स फैक्टर्स की एप्लीकेशन चेंज नहीं हुई आउटपुट चेंज होने के। सपोज मेरे पास कितनी मशीन है, 2 मशीन, मैं अगर 5 यूनिट बना रही हूं तो भी मेरे पास कितनी मशीन है, 2।
मैं 10 यूनिट बना रही हूँ तो भी कितनी मशीन है? 2। मैं 15 यूनिट बना रही हूँ तो भी कितनी मशीन है? 2। और मैं 25 यूनिट बना रही हूँ तो भी कितनी मशीन है? 2। तो फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हुआ विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आपका आउटपुट तो चेंज हो रहा है पर फिक्स फैक्टर उतना का उतना ही है, 2 मशीन ही हैं। यहाँ पे अगर आप 5 यूनिट्स बना रहे हो तो सपोज आपको 1 लेबर की जरूरत थी। आप 10 यूनिट्स बना रहे हो तो आपको 2 लेबर की जरूरत थी। आप 15 यूनिट्स बना रहे हो तो आपको 3 लेबर की जरूरत थी। आप 25 यूनिट्स बना रहे हो तो आपको 4 लेबर की जरूरत थी। तो वेरिएबल फैक्टर चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, जबकि फिक्स्ड फैक्टर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ। अगर बच्चों आउटपुट 0, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया, प्रोडक्शन बंद कर दिया, 5 दिन के लिए लॉकडाउन है, तो 5 दिन के लिए लॉकडाउन है तो मेरा आउटपुट क्या है? 0। पर मेरे पास मशीन कितनी है? 2। वो 2 की 2 रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी उन 5 दिनों के लिए। ऐसा नहीं हो सकता मशीन बेच दी फिर 5 दिन बाद वापस खरीद दी, ऐसा नहीं होता। तो आउटपुट 0 तो भी फिक्स फैक्टर रहेगा। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो भी फिक्स फैक्टर उतना का उतना ही है। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। अगर यहाँ पे कोविड आ गया, आउटपुट 0, तो मैंने एक भी लेबर बुलाया? नहीं, मैंने लेबर भी नहीं बुलाया, उसको कोई सैलरी भी नहीं दी उन 5 दिनों की, और फिर आउटपुट बढ़ रहा है तो उसके साथ मेरे वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ रहे हैं। तो क्या डिफरेंस होता है फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एप्लीकेशन ऑफ आउटपुट। आउटपुट चेंज होने की वजह से फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता, जबकि आउटपुट चेंज होने की वजह से वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होता है। आउटपुट 0 तो भी फिक्स फैक्टर उतने का उतना रहेगा, और आउटपुट बढ़ रहा है तो भी फिक्स फैक्टर उतने का उतना है। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ सेकंड में मैंने 0 के बारे में और बता दिया, फर्स्ट में मैंने 0 के बारे में नहीं बताया था। दोनों को मिलाकर एक ही स्टेटमेंट है। आउटपुट 0 तो भी फिक्स फैक्टर उतना के उतना ही है, और आउटपुट बढ़ रहा है तो भी फिक्स फैक्टर उतना का उतना ही। डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जबकि वेरिएबल फैक्टर में आउटपुट 0 तो वेरिएबल फैक्टर भी 0, और आउटपुट बढ़ रहा है तो उसके साथ आपका वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज होगा। आ रहा है बच्चों समझ में डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हो क्या कह रही हूं मैं? देन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, कुछ टर्म्स पढ़ा रही हूँ, राइट? टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट टीपी। सपोज बच्चों ध्यान दो, एक मशीन है कोई भी, वो मशीन पे मैक्सिमम कितने लेबर काम कर सकते हैं? 3। जब 3 लेबर्स काम करेंगे तो वो मशीन मेरी फुल यूटिलाइज होगी। तभी मशीन मेरी फुल यूटिलाइज होगी जब उस पर कितने लेबर काम करेंगे? 3। पहला लेबर आया तो उसने कितनी यूनिट्स बनाई? फॉर एग्जाम्पल 5। सेकेंड लेबर आया तो अब मेरी मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। एक तो अकेला काम कर रहा था तो वो मशीन को ऑन भी कर रहा था, वो इस सेक्शन में भी काम कर रहा था, 3 सेक्शंस है तो वो इसमें भी काम, इसमें भी काम, इसमें भी अकेला काम कर रहा था, तो वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, मशीन का प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाया। दूसरा लेबर आया तो मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ने की वजह से सपोज दूसरे लेबर ने कितनी यूनिट बना दी? 7, क्योंकि मशीन ज्यादा यूटिलाइज हो रही है मेरी, तो मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तीसरा लेबर आया तो उसने और ज्यादा यूनिट बना दी, कितनी? 10, क्योंकि अब मेरी मशीन फुल यूटिलाइज हो रही है। अब एक और जना आया, फोर्थ लेबर आया। फोर्थ लेबर आया, कोई रिश्तेदार है, उसने कहा मुझे भी नौकरी पे रख लो। मैंने कहा नहीं, मेरी मशीन पे जरूरत नहीं, जगह नहीं है। उसने कहा रख लो रख लो। अपन ने फोर्थ जने को भी काम पे रख लिया। अब फोर्थ जना जब काम करने आएगा तो उसकी वजह से मेरे को उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जितना मुझे थर्ड से मिल रहा है, क्योंकि थर्ड तक मेरी मशीन फुल यूटिलाइज हो चुकी है। तो सपोज फोर्थ वाला आया, उसने कितनी यूनिट बनाकर दी? 8, क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्शन मेरा और कम हो गया। अब फिफ्थ लेबर आया,
तो फिफ्थ लेबर मुझे नौकरी रख लो, नौकरी पे रख लो। अब नौकरी पे उसको रख तो लिया, पर उसकी मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। तो एडिशनल लेबर की वजह से अब मेरे को जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो और कम मिल रहा है। सपोज मुझे कितने का प्रोडक्शन मिला, सिर्फ 5 का प्रोडक्शन मिला। अब टोटल इन पांचों ने मिलकर टोटल कितना प्रोड्यूस किया, ऐड करके बताओ कितना होगा? 35। तो ये हो गया आपका टीपी। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन। टोटल वेरिएबल फैक्टर्स ने मिलकर टोटल कितना प्रोड्यूस किया, उसे क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन। ये जो है, ये क्या है आपके? वेरिएबल फैक्टर्स। तो टोटल वेरिएबल फैक्टर्स ने मिलकर टोटल कितना प्रोड्यूस किया, उसे क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन कह देते हैं। आ गया समझ में? 5 लेबर का टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशनल। एडिशनल लेबर ने एडिशनल कितना प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल 5 लेबर मिलकर टोटल कितनी यूनिट बना रहे थे? 35। और तो 6 लेबर मिलकर टोटल कितनी यूनिट बना पा रहे हैं? 38। तो एडिशनल लेबर लगने की वजह से एडिशनल कितना प्रोडक्शन हुआ, उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। सिक्स लेबर्स ने मिलकर टोटल कितना प्रोड्यूस किया? 38। और 5 लेबर्स ने मिलकर टोटल कितना प्रोड्यूस किया? 35। तो एडिशनल लेबर ने टोटल कितना प्रोड्यूस किया? 3 यूनिट्स। तो एमपी क्या होता है? एमपी का मतलब मार्जिनल। मार्जिनल मतलब एडिशनल। एडिशनल लेबर लगने की वजह से एडिशनल कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन। सपोज आपको ऐसा दे दिया होता कि 5 लेबर्स तो 35 यूनिट्स बना रहे हैं और 8 लेबर्स मिलकर कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? 45 यूनिट्स बना रहे हैं। अब आप एमपी निकाल कर बताओ। तो जब एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस होता है तो एमपी कैसे निकलता है? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टीपी का मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 3। सॉरी, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 10। चेंज इन टोटल प्रोडक्शन 10 और चेंज इन लेबर, क्वांटिटी ऑफ द लेबर में कितना चेंज हुआ? 3। तो अब एमपी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3.3। तो हमें ध्यान रखना है, जब एक एक यूनिट का डिफरेंस दे रखा होगा तो एमपी कैसे निकलेगा? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। जब एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस दे रखा होगा तब एमपी कैसे निकलेगा? डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा टीपी मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्शन और डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ में आया? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल लेबर लगने की वजह से एडिशनल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसे क्या कह देते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन कह देते हैं। और एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। और जब एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस दे रखा हो तब एमपी कैसे निकलेगा? डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसेप्ट दैट इज एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन मतलब एपी। एवरेज का मतलब पर यूनिट। सपोज मैं कह रही हूँ 8 लेबर मिलकर टोटल कितनी यूनिट्स बना पा रहे हैं? 24 यूनिट्स बना पा रहे हैं। तो अगर आप इसका एवरेज प्रोडक्शन निकालो तो एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी अपॉन क्यू। पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ? टीपी कितना है? 24 और क्यू कितना है? 8। तो एवरेज प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मतलब ऑन एन एवरेज हर लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 3 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। ऑन एन एवरेज हर लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया? 3 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया।
तो एवरेज प्रोडक्शन मतलब पर यूनिट का प्रोडक्शन, और एवरेज प्रोडक्शन निकाला कैसे जा सकता है, टीपी अपॉन क्यू। अब अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या इसी चीज को बोला जा सकता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बच्चों ध्यान रखना है, फैक्टर मतलब अलग चीज होती है और अपन पढ़ेंगे रिटर्न्स टू अ स्केल, वो अलग होता है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक फैक्टर फिक्स्ड होगा और एक फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल, अभी तक कौन से लॉ पढ़ लिए, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन मतलब वेरिएबल फैक्टर में चेंज, वेरिएबल मतलब लेबर में चेंज होने की वजह से आपका प्रोडक्शन का नेचर क्या होता है, वो इस लॉ के अंदर अपन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखो ध्यान दो बच्चों, देखो ये लैंड है, फिक्स्ड फैक्टर है, वन 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 वन। लेबर, आप लेबर इंक्रीज कर रहे हो, एक मशीन जो थी, एक लैंड की उसकी कैपेसिटी थी, उस पर मैक्सिमम 3 लेबर्स काम कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। पहला लेबर आया तो उसने कितना अपना प्रोडक्शन किया, 2 यूनिट। सेकेंड लेबर आया तो उसका कितना हुआ, 3, क्योंकि अभी मेरी वो ज्यादा यूटिलाइज हो रही है तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो गया। थर्ड लेबर की वजह से मुझे और ज्यादा प्रोडक्शन मिला, 4। अब फोर्थ लेबर आया, उसकी मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी पर फिर भी वो आ गया है, तो उसकी वजह से मेरे को एडिशनल प्रोडक्शन, एडिशनल यूनिट्स कितना मिला, एडिशनल आउटपुट 3 यूनिट्स का। फिफ्थ लेबर आया तो मेरे को और कम एडिशनल आउटपुट मिला। सिक्स्थ लेबर आया और कम एडिशनल आउटपुट मिला। सेवेंथ लेबर पे एडिशनल आउटपुट कुछ ही नहीं मिला, अब वो है नहीं है, उसकी वजह से आपका कोई टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एट्थ लेबर जब आ गया, जब एक्सेसिव कैपेसिटी हो गया, ओवर यूटिलाइजेशन से भी ओवर यूटिलाइजेशन हो गया चीजों का, तब जो पहले प्रोडक्शन हो रहा था अब उतना भी नहीं हो पा रहा। इन सब के अभी रीजंस पढ़ेंगे अपन क्यों ऐसा होता है, बताऊंगी, बताऊंगी। तो इसका टीपी अगर अपन निकालते हैं टोटल प्रोडक्शन, तो फर्स्ट लेबर की वजह से टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 2। दोनों मिलकर टोटल कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 5। फिर तीनों मिलकर कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 9। फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 15 एंड फिर 14। आप क्या देख रहे हो कि स्टार्टिंग में जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो क्या आ रहे हैं, रिटर्न इंक्रीजिंग स्टार्टिंग में। फिर अगर उसके बाद आपने और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया तो आपके रिटर्न्स क्या आने लगता है, डिमिनिशिंग। फिर उसके बाद जीरो रिटर्न्स और फिर नेगेटिव रिटर्न्स। जो एनपी होता है ना, वही लॉ की डेफिनेशन होती है। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब फिक्स्ड फैक्टर पे अपन वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो स्टार्टिंग में हर एक वेरिएबल फैक्टर की वजह से जो मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कैसे मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एक पॉइंट ऑफ द टाइम के बाद अगर आप और वेरिएबल फैक्टर उस पर लगाते हो तो आपको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, डिमिनिशिंग। अगर आपने और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाए तो अब रिटर्न्स कैसे मिलने लग जाएंगे, नेगेटिव रिटर्न्स आपको मिलने लग जाएंगे। ये कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अगर अपन इनकी रिलेशनशिप देखते, अगर अपन देखते रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, तो जब फर्स्ट क्या रिलेशनशिप होता है, जब तक आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है स्टार्टिंग में, तब तक मेरा टीपी भी इंक्रीज हो रहा है।
बट कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट। हर बार उसमें एडिशन क्या हो रहे हैं? ज्यादा ज्यादा। जब मेरा एमपी फॉल होने लग गया, यहाँ पे एमपी फॉल होने लग गया, अभी भी मेरा टीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है बच्चों, अभी भी बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्शन। बट अब किस रेट से बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग। हर बार उसमें जो एडिशन है वो क्या हो रहे हैं? कम कम हो रहे हैं। जैसे ही आपका एमपी 0 हुआ, टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पे चला गया, उससे ज्यादा और प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब एमपी मेरा नेगेटिव में चला गया, तो अब मेरा टोटल प्रोडक्शन क्या होने लग गया? डिक्लाइन होने लग गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, एमपी इज द रेट ऑफ टीपी? एमपी को टीपी की रेट कह सकती हूँ। हाँ, एमपी इंक्रीजिंग तो टीपी भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। एमपी डिमिनिशिंग तो टीपी भी इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। एमपी नेगेटिव तो टीपी क्या होने लग गया? डिक्लाइन होने लग गया। तो एमपी को आप क्या कह सकते हो? टीपी की रेट कह सकते हो। अगर अपन इनके कर्व्स की बात करते, बच्चों एमपी शुरू में बढ़ा, फिर एमपी फॉल होने लगा, फिर वो 0 हो गया, फिर वो नेगेटिव में भी हो गया। टीपी 0 पे 0 होएगा टोटल प्रोडक्शन, फिर टीपी बढ़ा 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 बढ़ा, फिर उसके बाद टीपी क्या होने लग गया? फॉल होने लग गया। जब एमपी 0 था तब टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पे था। जब तक एमपी इंक्रीज हुआ, टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से। एमपी नेगेटिव, टीपी क्या होने लग गया? डिक्लाइन। तो ये आपकी 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या हो रहा है? आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है और टीपी भी इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। इसीलिए इस स्टेज का नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्योंकि यहाँ पे हर एक फैक्टर की वजह से रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसलिए स्टेज 1 का नाम क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगर आप स्टेज 2 की बात करो, तो स्टेज 2 में क्या हो रहा है? एमपी मेरा फॉल हो रहा है बट अभी भी मेरा टीपी, एमपी फॉल टीपी इंक्रीज हो रहा है। और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है बच्चों? डिमिनिशिंग। हर बार उसमें एडिशन क्या हो रहे हैं? कम कम। इसीलिए इस स्टेज का नाम क्या होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ हर एक फैक्टर की वजह से अब रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। हर एक लेबर की वजह से जो मुझे एडिशनल यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो कम कम होता जा रहा है। इसलिए इस स्टेज का नाम क्या हो गया? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगर आप स्टेज 3 की बात करो, तो स्टेज 3 में क्या हो गया? एमपी तो चला गया नेगेटिव में और टीपी क्या होने लग गया बच्चों? डिक्लाइन होने लग गया। और इस स्टेज का नाम क्या हो जाएगा? इस स्टेज का नाम हो जाएगा नेगेटिव रिटर्न्स टू अ। तो आपकी 3 स्टेजेस ऑफ, कोई भी प्रोड्यूसर हो उसकी 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एज अ प्रोड्यूसर, अगर आप प्रोड्यूसर होते तो क्या आप अपना प्रोडक्शन स्टेज 1 पे स्टॉप कर देते? हाँ या ना? नहीं, स्टेज 1 पे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे को लेबर लगने की वजह से वो कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है ना। स्टेज 2 में भी हर एक लेबर 2 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एज अ प्रोड्यूसर आपको अपना प्रोडक्शन स्टेज 1 पे नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अभी भी एडिशनल लेबर की वजह से टोटल प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज ही हो रहा है। चाहे वो किसी भी रेट से इंक्रीज हो रहा हो, पर टोटल प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज ही हो रहा है। एज अ प्रोड्यूसर
क्या आप कभी भी स्टेज 3 में एंटर करना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेज 3 में मेरा एमपी तो नेगेटिव और टीपी जो मैं पहले प्रोड्यूस कर पा रही थी, मैं उतना भी नहीं कर पा रही। तो प्रोड्यूसर ना तो कभी स्टेज 1 पे रुकेगा, ना कभी स्टेज 3 पे जाएगा। प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कौन सी है? स्टेज 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टीपी है वो क्या है? मैक्सिमम। अपन मैक्सिमम लिमिट तक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर आपको अपना प्रोडक्शन कौन सी स्टेज पे स्टॉप करना चाहिए? स्टेज 2 पे रोकना चाहिए। स्टेज 2 क्या कहता है? वहां पे टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? अपना मैक्सिमम। और एमपी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ये जो पॉइंट होता है बच्चों, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक अपन ने पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पढ़ा था। क्या था वो? कि उससे ज्यादा कंज्यूम करूंगी तो नेगेटिव रिटर्न्स ही मिलने लग जाएंगे, मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कहता है? इस पॉइंट तक एमपी इंक्रीज हो चुका, इसके आगे एमपी डिक्रीज होगा। इस पॉइंट तक टीपी इंक्रीज हो चुका इंक्रीजिंग रेट से, इसके आगे टीपी इंक्रीज तो होगा बट डिमिनिशिंग रेट से। इस पॉइंट के आगे एमपी ने अपना स्लोप चेंज कर लिया। अभी तक एमपी का स्लोप इंक्रीजिंग था, अब एमपी का स्लोप क्या हो गया? डिमिनिशिंग हो गया। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? इस पॉइंट तक टीपी इंक्रीज हो चुका, इसके आगे एमपी डिक्रीज होगा। इस पॉइंट तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ था, अब टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। इसके आगे एमपी अपना स्लोप चेंज कर लेगा। अभी तक एमपी का स्लोप इंक्रीजिंग था, अब एमपी का स्लोप क्या हो जाएगा? डिमिनिशिंग हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि स्टार्टिंग में लेबर लगने की वजह से आपके रिटर्न्स इंक्रीजिंग है, फिर डिमिनिशिंग है, फिर नेगेटिव है? ऐसा क्यों होता है? अपन पढ़ेंगे रीजन। सबसे पहले आप स्टेज 1 का रीजन पढ़ोगे। स्टेज 1 क्या थी बच्चों? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्ट्री। ये स्टेज क्या कहती थी? कि एमपी मेरा बढ़ रहा है और टीपी भी मेरा बढ़ रहा है, बट किस रेट से बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। ऐसा क्यों होता है कि जब शुरुआत में आप मशीन के ऊपर लेबर लगाते हो तो हर एक लेबर लगने की वजह से आपको ज्यादा ज्यादा यूनिट का आउटपुट मिलता है? ऐसा क्यों होता है? पहला रीजन है आपका इनडिविजिबिलिटी of fixed factors. Indivisibility of the fixed factors. आप फिक्स फैक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। मशीन है, उसको अपन तोड़कर नहीं रख सकते। अब एक मशीन थी, उसकी कैपेसिटी थी कि उसमें 3 लेबर काम कर सकते हैं, 3 इंसान काम करेंगे तभी वो मशीन फुल और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। तो जब स्टार्टिंग में उस मशीन के ऊपर लेबर लगाती हूँ, तो जैसे जैसे लेबर लगाती हूँ वैसे वैसे उस मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा मेरा मशीन यूटिलाइज होगी, मेरे को हर एक लेबर की वजह से उतने ही ज्यादा मुझे एडिशनल आउटपुट्स, एडिशनल रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पहला रीजन समझ में आया बच्चों? इन डिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स। आप अपने फिक्स फैक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, मशीन को मैं डिवाइड नहीं कर सकती। तो अगर मेरी मशीन की कैपेसिटी है कि उस पर मैक्सिमम 3 लोग काम कर सकते हैं और 3 काम करेंगे तभी वो मशीन मेरी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो पाएगी, अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगी। तो जब उस मशीन पे अपन लेबर लगाते हैं तो उस मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितना ज्यादा मशीन यूटिलाइज होगी उतना ही ज्यादा वो रिटर्न देगी। तो एडिशनल लेबर की वजह से मेरे को रिटर्न्स भी उतने ही ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। आया पहला रीजन समझ में? क्लियर हुआ? सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब देखो बच्चों,
पहले जब एक लेबर काम करता था तो वही लेबर सारा काम करता था, मार्केटिंग का काम भी वही कर रहा है, प्रोडक्शन का काम भी वही कर रहा है, परचेज का काम भी वही कर रहा है और फाइनेंस का काम भी वही कर रहा है। अब दो लेबर काम करने लग गए तो मैंने काम बांट दिया। लेबर वन को मैंने कह दिया आपको मार्केटिंग प्लस प्रोडक्शन करना है, और लेबर टू को कह दिया मैंने परचेज प्लस फाइनेंस करना है। अब तीन लेबर हो गए तो मैंने काम और बांट दिया, चार हो गए तो मैंने काम और बांट दिया। मतलब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर कर दिया, आपने स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कर दिया। मतलब जिसको जो काम आता है, अगर वही बंदा वही काम करेगा तो उस काम करने की आपकी एफिशिएंसी, क्षमता जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप एफिशिएंटली ज्यादा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एडिशनल लेबर की वजह से आपको जो रिटर्न्स है, आउटपुट है, वो ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ऐसा क्यों होता है कि स्टार्टिंग पे जब मशीन पे लेबर लगती है तो हर एक एडिशनल लेबर की वजह से स्टार्टिंग में जो रिटर्न्स है वो मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजन है। पहला रीजन इन डिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स, क्योंकि मैं मशीन को डिवाइड नहीं कर सकती और मशीन की कैपेसिटी है कि उसमें चार लेबर काम करेंगे तब वो फुल यूटिलाइज होगी। तो हर एक एडिशनल लेबर की वजह से मेरी मशीन का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, इसीलिए हर एक एडिशनल लेबर की वजह से मेरे को एडिशनल आउटपुट्स, इंक्रीजिंग आउटपुट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सेकंड रीजन है आपका एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। जब ज्यादा लेबर होंगे तो आप काम बांट सकते हो, देखो ये काम आता है तुम ये करो, तुमको ये आता है तुम ये करो। तो जिसको जो काम आता है अगर उसको वही काम दिया जाएगा तो वो बंदा ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा अच्छे से, एनर्जी से काम करेगा, तो फिर वो रिटर्न्स भी अपन को ज्यादा मिलेंगे। तो हर एक एडिशनल लेबर की वजह से आपके रिटर्न्स जो है वो इंक्रीजिंग होने शुरू हो जाएंगे। आया समझ में बच्चों स्टेज वन के दो रीजंस? देन अपन पढ़ेंगे स्टेज टू। स्टेज टू क्या कहती है आपकी? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब क्या होता है? यहाँ पे एमपी तो कम हो रहा है पर टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है, और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। एमपी कम हो रहा है। अब एडिशनल लेबर लगने की वजह से जो रिटर्न्स है वो इंक्रीजिंग नहीं मिल रहे, वो कम 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 मिल रहे हैं। इसका रीजन क्या है? पहला रीजन सेम, इन डिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्ट। देखो आप मशीन को डिवाइड नहीं कर सकते, एक मशीन की कैपेसिटी थी उस पर चार लेबर काम कर सकते हैं, तो चार मैंने फर्स्ट स्टेज में लगा दिया। अब जब फिफ्थ लेबर आएगा तो वो मशीन मेरी क्या शुरू हो जाएगी? ओवर यूटिलाइज होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर किसी चीज का ओवर यूटिलाइजेशन तक ठीक है, ऑप्टिमम तक बेस्ट है, पर ओवर यूटिलाइजेशन में क्या होता है? आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और हर एक नेक्स्ट लेबर की वजह से अब जो रिटर्न्स है वो थोड़े से कम मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दिन के आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे एफिशिएंटली पढ़ सकते हो, पर अगर आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो तो वो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, और ओवर यूटिलाइजेशन में आप फिर उतना एफिशिएंटली पढ़ ही नहीं पाओगे, तो आपके जो रिटर्न्स है वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका रीजन, दैट इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। देखो बच्चों, आउटपुट बढ़ाना था आपको, ठीक है? तो अभी आप आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या बढ़ा रहे हो? लेबर। मेरे को जरूरत थी मशीन बढ़ाने की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा आउटपुट बढ़ाने के लिए जरूरत थी मशीन बढ़ाने की, बट आप इंक्रीज किसको कर रहे हो? लेबर को। और लेबर एंड मशीन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं बट इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। तो जहां जरूरत थी मशीन की और बढ़ा रही हूँ लेबर, तो एडिशनल लेबर की वजह से मुझे उतने रिटर्न नहीं मिलेंगे जितने मुझे चाहिए थे। समझ में आ गया? तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के आपके दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन क्या है आपका? इन डिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि मैं मशीन को डिवाइड नहीं कर सकती, वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो चुकी है स्टेज वन में। अब स्टेज टू में क्या हो जाएगा? उसका ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा।
एंड इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, मशीन और लेबर एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। जरूरत थी मशीन बढ़ाने की, पर बढ़ा रहे हो लेबर, तो आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, आपको नेगेटिव कम डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही मिलने शुरू हो जाएंगे। देन स्टेज 3, टॉपिक तो मैं कंप्लीट करूंगी आज ये वाला। स्टेज 3 क्या कहती है? नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या होता है यहाँ पे? आपका एमपी तो नेगेटिव में चला जाता है और टीपी क्या होने लग जाता है? डिक्लाइन होने। इसका रीजन ऐसा क्यों होता है? एक मशीन थी, उसपे कैपेसिटी थी 4 लोगों की, मैंने 7 लेबर तक रखे जब तक वो रिटर्न्स दे रहे थे। अब मैंने इसमें 9 लेबर रख दिए, तो वो क्या हो गया? लेबर जो है वो टू एक्सेसिव हो गए, मतलब जरूरत से भी ज्यादा से भी बहुत ज्यादा हो गए। अब इतने ज्यादा लेबर हो गए तो हर चीज का मिसमैनेजमेंट हो गया। आप ना तो उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो ढंग से, ना उनको कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, ना उनको कंट्रोल कर पा रहे हो। अब जो पहले काम कर रहे थे ना, उनमें भी लड़ाइयां शुरू हो गई, नहीं ये मेरा काम, ये मेरा काम। तो जबकि जो पहले कर पा रहे थे ना, वो उतना भी नहीं कर पा रहे, अब उनके रिटर्न्स क्या हो गए? नेगेटिव में जाने शुरू हो गए। तो मिस कोऑर्डिनेशन, मिस कम्युनिकेशन, मिस कंट्रोल, आप कुछ भी ढंग से मैनेज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो लेबर्स हैं, जो वेरिएबल फैक्टर है, वो टू एक्सेसिव हो गए, वो बहुत ज्यादा हो गए। इसीलिए अब क्या हो गया? एमपी तो नेगेटिव में चला गया और टीपी क्या होने लग गया? डिक्लाइन होने लग गया। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिए? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के रीजन। स्टेज 1 के रीजन क्या थे बच्चों? इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। जब मशीन पे लेबर लगाऊंगी तो उस मशीन का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा, तो यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा तो हर एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर की वजह से मुझे जो रिटर्न्स है वो भी ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट रीजन क्या था? एफिशिएंसी ऑफ लेबर। जब आप लेबर ज्यादा इंक्रीज करते हो तो काम बांट सकते हो, डिविजन ऑफ लेबर कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कर सकते हो। जिसको जो काम आता है, अगर उसको वही काम दिया जाएगा तो आपके जो रिटर्न्स है वो इंक्रीजिंग मिलने शुरू हो जाएंगे। स्टेज 2 क्या थी? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ एमपी तो डिमिनिश हो रहा है और टीपी इंक्रीज हो रहा है, बट डिमिनिशिंग रेट से। इसका रीजन क्या है? पहला रीजन इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। अब वो ओवर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया, इसलिए रिटर्न्स अब पहले से कम आने लग गए। एंड नेक्स्ट क्या है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। जरूरत थी मशीन बढ़ाने की, पर आप बढ़ा दिया आपने लेबर, तो उसकी वजह से आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। थर्ड स्टेज क्या थी? नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ लेबर्स जो है वो टू एक्सेसिव हो गए, जरूरत से बहुत 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 ज्यादा हो गए। तो अब आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे, ना तो मैनेज कर पा रहे, ना कंट्रोल कर पा रहे, ना कोऑर्डिनेट, ना कम्युनिकेट, कुछ नहीं कर पा रहे ढंग से। तो जब कुछ नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो गए, तो पहले जितने रिटर्न्स मिल रहे थे अब उतने भी नहीं मिलेंगे, उससे भी कम रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अपन ने बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया। मैंने ये सिग्निफिकेंस भी पढ़ा दिया है आप लोगों को। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब एज अ प्रोड्यूसर आप कौन सी स्टेज पे अपना प्रोडक्शन रोकेंगे? स्टेज 2 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन अपन को मैक्सिमम मिल रहा है। मैंने ये बीच बीच की चीजें नहीं करवाई हैं अभी। assumptions, बॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन और assumptions ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कल मैं यहाँ तक का सुनूंगी, आप लोगों को लर्न करके आना है, और जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो नहीं लर्न करना, वो कल पढ़ाऊंगी। ठीक है।